जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप सब। तो छात्रों चलिए फिर से हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का एक और सीरीज़ मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट से मिला के निचोड़ लेके आए हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्कुल भी हम लोग वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल क्या बोल रहा है आप लोगों का कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आप लोग बताते चले कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो देखिए ये जितने सारे भी प्रश्न हैं ना, आपके सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो जवाब दीजिए आप लोग, क्या प्रोटीन हो जाएगा, या वसा हो जाएगा, या कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या फिर विटामिन हो जाएगा। प्रिय छात्रों आप लोग बताइए कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है। तो आप सबको पता है कि अगर आपको डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एनर्जी किससे मिलता है, आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर आपको बोले कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, सबसे ज़्यादा, तो आपका किससे हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो आपका वसा से हो जाता है। सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो आपका क्या होता है प्रिय छात्रों, जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या करता है आपका, ये बॉडी के निर्माण का काम करता है, शरीर का निर्माण का काम करता है। और यही क्या हो जाएगा, आपका ऊतकों के निर्माण का भी काम हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं एक के बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए हम लोग हर दिन इसी तरह से आप लोग को प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हर एक जवाब का एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, क्या आपका शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, या फिर ऊर्जा उत्पादक माना जाता है, या फिर विनियामक माना जाता है, या फिर स्थूलता वर्धक माना जाता है। तो आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों कि प्रोटीन को क्या माना जाता है। तो देखिए बहुत सारे प्रिय छात्र ना, जिसको ना जिम करने का काफ़ी शौक होता है, तो जिम में आप देखिएगा कि जो बॉडी बनाता है, अपना जो बॉडी बनाने का काम करता है, वो क्या करता है, एक डब्बा में कुछ पीने का ले जाता है, और उस डब्बे में उसका क्या रहता है प्रिय छात्रों, प्रोटीन ही रहता है। तो प्रोटीन आपका क्या करता है, शरीर का निर्माण करने का काम करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आप सबको पता है कि एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और एक दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं। इस बात को आप जानते हैं। तो क्या बोला कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आप सबको पता है कि जो दूध के दांत होते हैं 20 दांत, ये क्या होता है, 2 बार विकसित होता है। इस दांत को क्या बोला जाता है प्रिय छात्रों, जो दूध के दांत है इसको अस्थायी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थायी बोला जाता है। मतलब जो आपका एक बार टूटने के बाद फिर से दोबारा वो निकल के आता है। उसके बाद अगर दोबारा जब आता है फिर टूटने के बाद उस जगह में और कोई दांत नहीं आता है। तो देखिए आप सबको पता है कि जो 20 दांत है ये आपका क्या होता है, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आता है। इसके अलावा देखिए और जो 12 दांत है ये आपका क्या होता है, अस्थायी होता है। और ये आपका अगर टूट जाए तो इसके जगह में और कोई दोबारा दांत नहीं आता है। तो और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि दांत आपका कितने प्रकार का होता है प्रिय छात्रों, दांत आपका 4 प्रकार का होता है। इस बात को भी आप जानते हैं। चारों प्रकार में एक क्या हो जाता है, एक होता है इंसीजर हो जाता है, एक होता है कैनाइन हो जाता है, एक होता है प्रीमोलर हो जाता है, और एक आपका क्या होता है प्रिय छात्रों, मोलर होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रीमोलर और मोलर जो होता है ये दोनों किसका काम करता है, चबाने का काम करता है। और इंसीजर जो होता है ये आपका काटने का काम करता है, और जो केनाइन जो होता है ये आपका फाड़ने का काम करता है। इस बात को भी आप जानते हैं। उसके बाद देखिए कि कितनी बार दो विकसित होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 20 दांत हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्रिय छात्रों, 20 दांत हो जाएगा, जो 2 बार विकसित होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 3 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। देखिए प्रश्न संख्या 4 आपका क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए हम लोग का जो आहार नाल है, उस आहार नाल में हम लोग जो भोजन करते हैं उसका अधिकांश जो भाग है वो शरीर के किस भाग में जाके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी पच जाता है। क्या आपका पेनक्रियाज हो जाएगा, या फिर बड़ी आंत हो जाएगा, या छोटी आंत हो जाएगा, या फिर अमाशय हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों यहाँ से ये भी सवाल बन सकता है कि हमारे शरीर में पाचन शुरू कहाँ होता है। तो देखिए पाचन शुरू आपका कहाँ पर होता है, वो आपका मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है, मुख गुहा से आपका पाचन शुरू होता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपका छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत यहाँ पे जाकर के आपका पाचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यानी छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, छोटी आंत ही होगा। यानी छोटी आंत में क्या होता है, अधिकांश जो भाग होता है वो पूरी तरह से पच जाता है, और यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। ठीक है प्रिय छात्रों। उसके बाद एक बात ये भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि किस भाग में, आपके आहार नाल के किस भाग में पाचन का काम नहीं होता है। तो आपके आहार नाल का क्या होता है, ग्रासनी होता है। क्या होता है, ग्रसिका होता है। क्या होता है, ग्रसिका, ये आहार नाल का एक भाग होता है। यहाँ पे आपका पाचन का कार्य नहीं होता है। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद 5 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या बोल रहा है
देखिए 5 आपका बोल रहा है कि वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, ठीक है, जो मुख्यतः किसके माध्यम से होती है। देखिए आप सबको पता है कि जो माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों में आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक संतान से दूसरे संतान, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वंशानुगत बोला जाता है। तो बताइए किसके कारण होता है, क्या आपका युग्मक के कारण होता है, या फिर एंजाइम के कारण होता है, या जीन के द्वारा होता है, या फिर सेंट्रोजोम के कारण होता है। आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। तो देखिए आप सबको पता है एक नाम क्या है, डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम, और इसको क्या बोला जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है डीएनए को क्या बोला था, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, आपका माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों तक लाता है। और डीएनए का ही एक छोटा रूप होता है, क्या होता है मेरे छात्रों, जीन होता है। डीएनए का एक छोटा रूप क्या होता है, जीन होता है, और जीन भी क्या करता है, माता पिता के गुण को बच्चों तक लाने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इस बात को भी नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद 5 के बाद चलते हैं छठे प्रश्न में चलते हैं। 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। देखिए 6 में क्या बोला है कि आपका पालन से ना, जैसे आपको मधुमक्खी पालन, मछली पालन, इस तरह का पालन से आपको एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल क्या है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, क्या उसको एपीकल्चर कहते हैं, या सेरीकल्चर कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या पीसीकल्चर कहते हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट, क्या कहते हैं। तो आप सबको बता दें कि जो यहाँ पे पीसीकल्चर है, ये पीसीकल्चर आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये आपका हो जाएगा मछलियों का पालन। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा, पीसीकल्चर जो है ये आपका क्या कहलाता है, मछलियों के पालन को, मछलियों के पालन को क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर ये किसको कहा जाता है, फलों और सब्जियों के, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, या फिर बागबानी जो हो गया, फलों, उसके बाद सब्जियों या फिर बागबानी जो किया जाता है इसको क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और सेरीकल्चर किसको कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है ना, रेशम के कीड़ों का पालन, इसको क्या बोलते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेरीकल्चर बोलेंगे। लेकिन सवाल क्या पूछा था आपका कि मधुमक्खी का पालन, तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए यानी एपीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। बाकी सब बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। क्या पता आपका मधुमक्खी के जगह में अगर मछली पूछ दे तो आपके एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे इससे, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। चलते हैं इसके बाद 6 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 7 में। तो देखिए 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो आप एक बात ये जान लीजिए, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय होता है। देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है आप समझ जाइए। जैव अनिम्नीकरणीय, एक जैव निम्नीकरणीय मतलब जिसमें क्या होता है कि पदार्थ सड़ गल करके वो आपका डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। और जो पदार्थ आपका सड़ गल करके खत्म नहीं होता है उसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। तो बोला कि कौन जैव निम्नीकरणीय है। तो देखिए प्लास्टिक को आप रख दीजिए ना सालों साल, ये आपका सड़ता गलता नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय हो जाएगा। पॉलीथीन का भी सेम ही कहानी है, इसको आप सालों साल रख दीजिए, ये भी आपका नहीं पिघलता है। आप रबर का भी सेम कहानी, लेकिन पारा को अगर देखें इन चारों ऑप्शनों में से, तो पारा आपका क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है। क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। क्या आपका खरपतवार और सूक्ष्मजीव हो जाएगा, या फिर जैविक और अजैविक हो जाएगा, या फिर पौधे और प्रकाश हो जाएगा, या फिर पौधे और जीव हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र के ना 2 प्रमुख घटक कौन कौन हो जाता है, एक हो जाता है जैविक और एक क्या हो जाता है अजैविक। जैविक मतलब जानदार और अजैविक मतलब बेजानदार, यानी सजीव और निर्जीव भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र का ये 2 प्रमुख घटक है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, पेन कॉपी लेके हमेशा बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बात हो ना उसको आप लोग नोट करते हुए चले। चलते हैं इसके बाद 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपका कोशिका चैप्टर से है। क्या बोला है कि कोशिका का ऊर्जागर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या आपका गोल्जी काय को कहा जाता है, या फिर न्यूक्लियोल्स को कहा जाता है, या फिर राइबोसोम को कहा जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप लोग जवाब देते चले फटाफट कि कोशिका का ऊर्जागर किसे कहा जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो कोशिका का जो ऊर्जागर है उसमें जो ऊर्जा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, ATP के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, ATP के फॉर्म में। यहाँ से आपको ATP का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, क्या बोलता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
इस बात को भी आप नोट करते चलिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। तो देखिए आपका जो आपका पावर हाउस है उसमें जो ऊर्जा रहता है ना वो किसके फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में रहता है। तो फिलहाल आपको सवाल पूछा था कि ऊर्जा अगर किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं प्रिय छात्रों, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका यहाँ से अगर सवाल ये पूछ देता कि बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिय छात्रों कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। चलते हैं इसके बाद 9 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। देखिए 10 आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, क्या अंग बोलते हैं या फिर अंगतंत्र बोलते हैं या फिर उत्तक बोलते हैं या फिर कोशिकीय संरचना बोलते हैं। तो आप सबको पता है देखिए क्या होता है ना कि उत्तक का ये परिभाषा ही है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को, पहले देखिए आपका कोशिका होता है यानी पहले सेल होता है, फिर सेल आपका मिलकर के क्या बनाता है, आपका टिश्यू बनाता है, टिश्यू जिसको उत्तक बोलते हैं। फिर यही उत्तक मिलकर आपका क्या बनाता है, अंग बनाता है। फिर अंग सब फिर आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक अंग तंत्र बनाता है। फिर आगे आपका बॉडी का निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉडी होता है। इस तरह के प्रोसेस है। तो देखिए आपको क्या बोला था कि एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे प्रिय छात्रों, उसको सेल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपका हम लोगों ने बायो का 10 सवाल देखा। चलते हैं इससे आगे बढ़ते हैं, बायो से फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे 11वां जो प्रश्न है, देखिए 11वां प्रश्न आपका किससे पूछा है, ये आपका पूछा है आपका केमिस्ट्री से है। ये आपका केमिस्ट्री से है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, इन चारों में से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, या प्रोटॉन नहीं है, या न्यूट्रॉन नहीं है, या फिर फोटोन नहीं है। तो देखिए आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु का भाग है, इस बात को आप जानते हैं। और उसमें से आप ये भी जानते हैं कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों आपका किस में पाया जाता है, ये दोनों आपका नाभिक में मौजूद रहता है। किस में रहता है प्रिय छात्रों, ये दोनों आपका नाभिक में रहता है, ये भी बात आप जानते हैं। और जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस पर कैसा चार्ज रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी बात आप जानते हैं। जो आपका न्यूट्रॉन है इस पर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, इस बात को भी आप जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कहाँ पे रहता है, ये कक्षों में रहता है। कहाँ रहता है, कक्षों में रहता है, इस बात को आप जानते हैं। और इसमें कैसा चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इस बात को भी आप जानते हैं प्रिय छात्रों। तो ये देखिए आपका जो फोटोन जो है, कौन आपका फोटोन, ये क्या हो जाएगा, ये परमाणु का भाग नहीं होगा। फोटोन जो है ये आपका परमाणु का भाग नहीं होगा, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब देखिए फोटोन किसका भाग होता है, तो ये आपका प्रकाश का कण होता है। फोटोन क्या होता है, ये आपका प्रकाश का कण होता है। ये क्या होता है, प्रकाश का कण होता है प्रिय छात्रों। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले हमारे साथ। चलिए इसके बाद चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। 11 के बाद 12वां प्रश्न, देखिए 12वां प्रश्न आपको क्या बोला है, देखिएगा आप लोग कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। देखिए एक होता है सहसंयोजी आबंध और एक क्या होता है आपका आयनिक आबंध। एक होता है आपका आयनिक होता है और एक होता है आपका सहसंयोजी। आपका दो तरह का होता है, एक होता है आयनिक और एक होता है सहसंयोजी। देखिए आपको पता है कि सहसंयोजी में क्या होता है कि उसमें आपका क्या इलेक्ट्रॉन का पूर्ण अंतरण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का अंश भाजन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का दान किस में होता है प्रिय छात्रों, ये होता है आपका आयनिक बंधन में। आयनिक बंधन में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है, मतलब दूसरे को दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहे हैं आपका NaCl है। NaCl में क्या करता है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको देता है, क्लोरीन को दे देता है। तब ये दोनों मिला के आपका क्या बन जाता है, NaCl बनाता है। और इस प्रकार के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सहसंयोजी बंधन में क्या होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, बल्कि क्या करता है, साझा करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है प्रिय छात्रों, शेयरिंग करता है, साझा करता है। आप देखे होंगे ना, जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, ईजी शेयर होता है, शेयर इट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, आप मूवी को उसके साथ शेयर करते हैं, कुछ भी अगर भेजते हैं उसको फाइल वगैरह, तो क्या होता है उसके साथ आप शेयर करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, सहसंयोजी आबंध में उसमें शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं 12 के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में। 12 के बाद 13वां प्रश्न, देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, आपका सूत्र से है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं। धोने का सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, क्या आपका Na2SO4.10H2 हो जाएगा, Na2SO4.10H2, या फिर NaCO3 हो जाएगा, या फिर Na2CO3.10H2 हो जाएगा आपका, या फिर CaOH का होल 2 हो जाएगा। आप लोग बताइए। तो देखिए आप सबको पता है कि धोने का सोडा का क्या सूत्र हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट, यही हो जाता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। ये हो जाता है आपका धोने का सोडा। अगर आपको पूछता कि बेकिंग सोडा का पूछ देता तो फिर क्या आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 13 के बाद चलते 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न क्या है, आपका आवर्त सारणी से है कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में यहाँ पे खाली जगह है
को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। यानी किसको, जो मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाने का काम किया था उसमें उन्होंने किसको जगह नहीं दे पाया था? क्या आपका नाइट्रोजन को नहीं दे पाया था, या फिर कार्बन को, या ऑक्सीजन को, या फिर हाइड्रोजन को? तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब। देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस पे अभी भी कन्फ्यूजन है प्रिय छात्रों, इस पे ना इस पे अभी भी कन्फ्यूजन है कि इसको पहला ग्रुप में रखा जाए या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर 18वां किस ग्रुप में रखा जाए, इस बात पे अभी भी कन्फ्यूजन है। तो उस समय आपका मेंडलीव भी इसको स्थान नहीं दे पाया था और अभी आपका जो मोस्ले चाचा है अभी भी इसको स्थान नहीं दे पाया है। ठीक है, तो अगर आप में वो काबिलियत है तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन का क्या कर दीजिए प्रिय छात्रों, हाइड्रोजन को ना कोई एक जगह दे दीजिए ताकि क्या हो जाइएगा, आप भी एक साइंटिस्ट बन जाइएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा। 15वां प्रश्न आपका है कि सभी एसिड यानी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जितना सारा भी अम्ल है वो क्या करता है, धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? क्या नाइट्रोजन, या क्लोरीन, या हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? तो देखिए इस तरह के सवालों को ना आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। देखिए एसिड बोला है ना, तो आप एक एसिड ले लीजिए ना, HCl ले लिए। उसके बाद क्या करने बोला है, वो किससे अभिक्रिया, धातु से। तो सोडियम तो आपका धातु है ना प्रिय छात्रों, इससे रिएक्शन करा दीजिए। जब इसे आप रिएक्शन कराइएगा तो देखिए आपको ना रिएक्शन का तरीका पता है, बता देते हैं। इसको अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या होता है आपका, इसको तोड़िएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, और ये आपका सोडियम है। देखिए हमेशा क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यही तो सवाल पूछा था कि जितना सारा भी एसिड है यानी अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बाहर निकालता है, तो कौन सा गैस हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। आपको इस बात को रटना नहीं है, बस समझना है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है, यानी पैराफिन किसका बाय प्रोडक्ट है? क्या आपका यानी पेट्रोलियम परिशोधन का है, या फिर कृषक अपशिष्टों के संसाधन का है, या फिर मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योगों का है, या फिर चमड़ा उद्योगों का है? तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जो पैराफिन जो है वो पैराफिन आपका किसका उपोत्पाद हो जाता है, वो पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। प्रश्न क्या 17, देखिए 17 क्या बोल रहा है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। किसके कारण दही खट्टा होता है? क्या साइट्रिक एसिड, या लैक्टिक एसिड, या एसिडिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कि दही खट्टा क्यों होता है, वो आपका होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड अगर आपके मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो आपका मांसपेशियां क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है प्रिय छात्रों, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न क्या बोला आपका कि सेब, देखिए आपका अम्ल से हर हाल में सवाल बनेगा ही। सेब में निम्नलिखित में कौन सा एसिड यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है? आप लोग बताइए। तो देखिए सेब में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है प्रिय छात्रों, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपका अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें, चींटी के डंक में। लाल चींटी, ध्यान रखिएगा, कौन सा चींटी, लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। या फिर मधुमक्खियों के डंक में भी आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 18 के बाद चलते हैं 19वां प्रश्न में। 19वां प्रश्न देखिए आपका क्या है, फटाफट देखिएगा आप लोग। 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अकीरिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? यानी कौन सी अकीरिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, हाइड्रोजन तो आपका अकीरिय गैस है नहीं, तो इसको पहले ही काट दीजिए। ऑक्सीजन भी आपका अकीरिय गैस नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब बचा आपका आर्गन और रेडन, यही दोनों ही तो आपका अकीरिय गैस है। तो आप सबको पता है कि लाइट बल्ब में किसका इस्तेमाल होता है प्रिय छात्रों, आर्गन का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, आर्गन का। किसका, आर्गन का। अगर आपको पूछ दे कि आर्गन का सूत्र क्या है तो AR हो जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर पूछे कितना है, 18 हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद 19 के बाद चलते हैं 20वां प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न आपका फिर अम्ल से है। अम्ल से आपके सवाल हर हाल में बनेंगे एग्जाम में। देखिए क्या है कि रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट यानी अम्ल का राजा किसे कहते हैं? ये क्या उसको सल्फ्यूरस अम्ल को कहते हैं, या नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, या फिर नाइट्रस अम्ल को कहते हैं? तो आप सबको पता है कि अम्ल का राजा किसको बोलते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। ये बात आप लोग को सबको पता है प्रिय छात्रों। और इसी को क्या बोलते हैं, बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है वो यही होता है आपका। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये इसके आगे बी लिखा हुआ है तो बी ही आप लोग भी समझ जाइएगा। फिलहाल आप लोग ऐसे समझिएगा। तो किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलते हैं इसके बाद 20 के बाद चलते हैं 21वां सवाल आज के सेशन का। देखिए यहाँ से आपका फिजिक्स का सवाल शुरू हो गया। क्या है कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में होते हैं। एक जो आपका हॉर्स पावर होता है आप देखिएगा मोटर वगैरह में उसमें लिखा रहता है 1 HP 2 HP इस तरह से लिखा रहता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है प्रिय छात्रों? वो आपका होता है 746 वाट हो जाता है। इस बात को आप लोग नोट करते चलिएगा पेन को भी लेकर के। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाता है? 746 वाट हो जाता है। कितना होता है? 746 वाट हो जाता है। चलते हैं 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में चलते हैं। 21 के बाद 22वां प्रश्न। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्या आपका बैरोमीटर से मापी जाती है, या फिर हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, या पॉलीग्राफ से मापी जाती है, या फिर सिस्मोग्राफ से मापी जाती है? तो आप लोग बताते चले फटाफट आपका भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो आप लोग को बताते चले कि जो आपका बैरोमीटर है ना, इससे क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब। क्या? वायुमंडलीय दाब। देखिए इससे आपका कोई भी अगर सवाल बने तो आपका छूटना नहीं चाहिए। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? आपका बैरोमीटर से। और हाइड्रोमीटर जो है ये इससे आपका क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय नमी को मापी जाती है। वायुमंडल में जो नमी होता है ना उसको किससे? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और आपका पॉलीग्राफ जो है प्रिय छात्रों, पॉलीग्राफ इससे इसको ना इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? झूठ को पकड़ने में। किसको? झूठ पकड़ने में। झूठ पकड़ने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस सवाल का जवाब पूछा था क्या कि भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 22 के बाद चलते हैं 23वां प्रश्न में। 23वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है देखिएगा कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। किधर ठहरता है? क्या आपका पूर्व और उत्तर दिशा में, या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में? तो आप सबको पता है कि जो आपका एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किधर ठहरता है? आपका उत्तर और उत्तर से दक्षिण की दिशा में। किधर? उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा वो लटक के रहता है। आपको एक बात यहाँ से बताते चले कि जो चुंबक जो होता है, चुंबक इसमें कितने ध्रुव होते हैं प्रिय छात्रों? 2 ध्रुव होते हैं। एक होते हैं नॉर्थ, एक क्या होते हैं? साउथ होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर एक जैसा अगर ध्रुव हो जाए ना, जिसको क्या बोलेंगे? एक जैसा ध्रुव, जिसको बोला था सजातीय। अगर अलग अलग रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विजातीय। एक जैसे ध्रुव को सजातीय बोलते हैं। और सजातीय ध्रुव, जो सजातीय ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? अपने से वो दूर भगाएगा। अपने से वो क्या करता है? दूर भगाता है। जैसे में आप बताइए अट्रैक्शन किसके बीच में होता है प्रिय छात्रों? क्या कभी आप देखे हैं, क्या कभी देखे हैं कि लड़का लड़का के बीच में अट्रैक्शन होता है क्या? कभी कभी नहीं होता है। या फिर लड़की लड़कियों में कभी अट्रैक्शन होता है? कभी नहीं होता है। बल्कि अट्रैक्शन किस में होता है? अलग अलग लिंग में। जैसे यहाँ पे अलग अलग इसमें जैसे नॉर्थ अगर साउथ हो जाता फिर अट्रैक्शन हो जाता। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल में अट्रैक्शन होता है, सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी अलग अलग ध्रुव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर एक जैसा होगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, यानी विकर्षित हो जाएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। आप लोग समझते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, बड़ा सा है, पढ़िएगा इसको आप लोग कि कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है बताइए? क्या आपका प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, या फिर प्रकाश का ध्रुवन के कारण होता है? आप लोग बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि ये घटना किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप ये भी देखिएगा कि आप पानी में अगर कोई छड़ी वगैरह रखिएगा तो आपको टेढ़ा दिखाई पड़ता है, वो भी इसी के कारण होता है। आप ये भी देखिएगा कि जैसे बचपन में ना बच्चा सब क्या करता है, वो गिलास में क्या करता है, एक गिलास को पानी के इसमें रख देता है, उसमें पैसा गिराने का उस तरह का खेल खेलता है। तो उस तरह भी देखिएगा तो क्या होता है, गिलास आपको ऊपर दिखता है, वो भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे मछलियाँ क्या होता है, अपने अस्थायी जो जगह है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, वो भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रिय छात्रों, इस सभी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं 24 के बाद चलते हैं 25वां प्रश्न में चलते हैं। 25वां प्रश्न, चलिए प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न आपका क्या है कि देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पण में मोमबत्ती के
कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जब भी आपको इस तरह का ना कितना प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए ना अपना एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में क्या हो जाता है यहाँ पे थीटा हो जाता है प्रिय छात्रों, और माइनस में 1। इस तरह कीजिएगा तो आपका इजीली निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे कितना देखिए 360 डिग्री है, उसके बाद आपका थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, माइनस में 1। इसको जब अगर काटिएगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी बोल दे, कितना भी डिग्री में बोल दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं 25 के बाद चलते हैं 26वां प्रश्न में। देखिए 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि समुद्र आपका नीला प्रतीत होता है। सही बात है, समुद्र को आप देखिएगा तो वो नीला दिखाई पड़ता है। किस कारण से? क्या आपका अधिक गहराई के कारण से, या फिर आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, या फिर जल के नीले रंग के कारण, या फिर जल की ऊपरी सतह के कारण। तो देखिए ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब फिर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण हो जाता है आपका, क्या आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण आपका क्या होता है, समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 26 के बाद चलते हैं 27वां प्रश्न। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए से और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रिय छात्रों 27वां प्रश्न क्या है कि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। मतलब हम लोगों को सुनने के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना होना चाहिए। क्या 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो आप लोग बताइए, आप सबको पता है कि एक श्रव्य सीमा कितना होता है सुनने के लिए, आपका कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये आपका होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 27 के बाद चलते हैं 28वां प्रश्न में। देखिए 28वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखिए आपको ना ये एडवाइस भी दिया था कि गर्मी के दिनों में ना आप काले कपड़ा ना पहने। क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? क्या आपका पहला रीज़न ये होगा कि अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। देखिए आपको किसके बारे में बोल रहा है कि श्वेत शीतलता क्यों होते हैं, यानी श्वेत के बारे में आपको समझना है। क्या श्वेत प्रकाश अपने पास आने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, या फिर उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, या फिर प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं। आप समझिए होता क्या है कि सफ़ेद जो रंग होता है, सफ़ेद रंग या फिर श्वेत प्रकाश, वो क्या करता है कि सूर्य से जो भी किरणें आती है ना, उसको वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है। उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है। जब उसको वो परावर्तित कर देगा तब आपको क्या होगा, गर्मी कम महसूस होगा। लेकिन काला रंग क्या करता है, काला रंग उसको क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अगर आप गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहनिएगा तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद या फिर वही उजला या फिर हल्का रंग का कपड़ा आप पहने। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फिर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 28 के बाद 29वां प्रश्न में। देखिए 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा। क्या गुरुत्वीय बल 4 गुना घट जाएगा, या फिर 2 गुना घट जाएगा, या फिर 2 गुना बढ़ जाएगा, या फिर समान रहेगा। तो बताइए। देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखिए क्या होता है, F = आपका G(m1 × m2 / r²। r² आपका यही तो आपका रेडियस है। देखिए इसको अगर आप क्या कीजिएगा, क्या बोला है कि इसको 2 गुना कर दीजिएगा। इसको अगर आप 2 गुना अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर रहने दीजिए, Gm1 × m2 को रहने दीजिए प्रिय छात्रों। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 4 r² हो जाएगा, मतलब 1/4 इसको आप बोल सकते हैं, यानी 4 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी 4 गुना वो क्या हो जाएगा आपका प्रिय छात्रों, 4 गुना वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना वो आपका घट जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 29 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30 आपका क्या बोल रहा है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कि वॉशिंग मशीन जो है का कार्य सिद्धांत है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या आपका उपकेंद्रण बल पे, या फिर अपोहन पे, या फिर अपकेंद्रण पे, या फिर विसरण पे। आप लोग बताइए कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए वॉशिंग मशीन ना आपका किस पे, उपकेंद्रण बल पे कार्य करता है, उपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही आपका कार्य करता है। देखिए इस सिद्धांत पर ना कुछ चीज़ और भी होता है। जैसे आपको ना वो मक्खन देखते हैं, मक्खन जो तैयार किया जाता है, मक्खन बनाया जाता है दूध से, जो मक्खन निकाला जाता है, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है उसमें भी आपका दूध से मक्खन निकाला जाता है, वो भी आपका उपकेंद्रण के आधार
आधार पर ही होता है। उसके बाद आप देखिए ब्रेक डांस में आप लोग बैठते हैं ना, खगरा मेला आप लोग गए होंगे, खगरा मेला, वहाँ पे अगर आप ब्रेक डांस में आप बैठे थे ब्रेक डांस में, तो उसमें देखिएगा अचानक ना आपको झटका मारता है, अचानक आपको बाहर की ओर झटका मारता है, तो वहाँ पे भी कौन सा बल कार्य करता है, आपका उपकेंद्रण बल कार्य करता है। उसके बाद आप ना शौक से क्या करते हैं, एक रस्सी में कुछ बांध लेते हैं, बांध करके उसको ना घुमाते 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 हैं। उसके बाद अचानक जब आप रस्सी को छोड़ते हैं, इस तरह जब आप घुमाते हैं घुमाते घुमाते हैं, जब आप अचानक रस्सी को छोड़ते हैं तो वो बाहर की ओर चले जाता है। किधर जाता है, बाहर की ओर चले जाता है। तो वहाँ पे भी कौन सा बल कार्य करता है प्रिय छात्रों, उपकेंद्रण बल कार्य करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप बताइए प्रिय छात्रों, आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, 30 सवाल में से आपसे कितना सवाल हल हुआ, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग को हमारा सेशन, हमारा क्लास कैसा लगता है, ये भी आप लोग बताइए।